क्वेश्चन नंबर 32A। सो इसमें ए और बी दो पार्ट है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है 32A में। हमें सरप्लस टैक्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज दिए हुए हैं एंड प्रपोज डिविडेंड दिया है 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024। तो जो दो प्रपोज डिविडेंड दिए हैं उसमें करंट ईयर का जो है 31 मार्च 2024 1,80,000, उसका हमें इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ 1,50,000 का जो लास्ट ईयर का है प्रपोज डिविडेंड उसको देखेंगे कहाँ कर यूज करना है। तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सरप्लस दिया हुआ है करंट ईयर का। करंट ईयर का सरप्लस है 5 लाख। और लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है 6 लाख। सरप्लस प्रीवियस ईयर 6 लाख, तो आप देखोगे 6 लाख से 5 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया है ना। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। सो लॉस फॉर द ईयर। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे ट्रिप। सो TRIP। सो टी से होता है टैक्स प्रोविजन। तो टैक्स प्रोविजन देखो इसमें कुछ दिया है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो होगा वो करंट ईयर का लेंगे हम। तो करंट ईयर का है 1,20,000। 8 से जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया होगा वो ले लेंगे, पर है नहीं कुछ। इंटरिम डिविडेंड नहीं है। और प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो हम लेंगे वो प्रीवियस ईयर का लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है, 1,50,000। तो 1,50,000 ले लेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जनरल रिजर्व में इंटरिम डिविडेंड है तो नहीं। सो नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है, ठीक है। तो हम अपने प्रोसेस से चलेंगे जो जो भी हमने करना है, तो जिससे कि हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी हमें ट्रिप वाइल्ड पीडीआई करते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। अभी देखो 1 लाख का लॉस था और 1,50,000 ऐड कर रहे हैं हम, 1,20,000 ऐड कर रहे हैं। तो 1,70,000 आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये 170 से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे ऐड वाइल्ड, WILD। तो वाइल्ड में मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स तो कोई है नहीं, है गुडविल है। सो गुडविल देखो आप, 2 लाख की थी और 1,50,000 की रह गई अब। तो 50,000 से राइट ऑफ की होगी। सो इंटेंजिबल एसेट्स का 50,000 हमने लिख लिया, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो वो इंटरेस्ट है कहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नहीं है। फिर है लॉस। तो कोई एसेट से रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं है, तो लॉस भी नहीं आएगा। ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। 2,20,000। फिर प्रॉफिट में पीडीआई में होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डी से डिविडेंड रिसीव्ड, आई से इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी इसमें कुछ है नहीं। तो यही आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज करेंगे, यानी करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो ऐड करेंगे। तो करंट एसेट्स टू 2 लाख से 2,40,000 हो रही है तो इंक्रीज हो रही है। और ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस होंगे 50,000 से। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 2,70,000 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 2 लाख से 2,40,000, सो 40,000 से हो रहे हैं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000। इसके बाद इसमें से करेंगे टैक्स पेड। तो देखो जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो हम पे करेंगे। वो आएगा 1 लाख। सो लेस टैक्स पेड 1 लाख। तो ये आ जाएगा 1,30,000। ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हम करेंगे, ये हमारा था ए पार्ट। अब बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है देखो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताना है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हमें मशीनरी दी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। मशीनरी जो लॉस्ट बाय फायर है, इंश्योरेंस क्लेम मिला 32,000, डेप्रिसिएशन चार्ज 3,50,000, एंड पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 250 was सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20,000। तो हमें मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का अकाउंट बनाना होगा। देखो इसका बी पार्ट है जिसमें हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो मशीनरी हमें दी हुई है, तो मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिख लेंगे 20 lakhs। और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 28 lakhs। ठीक है, अब ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है, तो उसका क्रेडिट साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, और टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,50,000। तो हमने बैलेंस कॉपी कर लिए। उसके बाद हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में है मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000 वाज लॉस्ट बाय फायर, एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 32,000 वाज रिसीव्ड। तो ये देखो, हमारी कॉस्ट थी 50,000, और ये बोल रहे बुक वैल्यू थी 40,000। तो यानी कि डेप्रिसिएशन उस पर कितना लग चुका था, 10,000। ठीक है, सो 50,000 माइनस 10,000, 40,000 का बुक वैल्यू, और उसके आपको मिले 32,000, क्लेम मिला 32, तो आपका लॉस कितना हो गया, 8,000। ठीक है, फिर दूसरा तो डेप्रिसिएशन चार्ज है, तीसरा है पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग। 2,50,000 की मशीनरी सेल की गई, 20,000 लॉस में, यानी 2,30,000 में सेल की गई है। तो अब देखो पहला वाला जो है, जो मशीन
50,000 की कॉस्टिंग थी, तो ये हम एट कॉस्ट बना रहे हैं। एट कॉस्ट बनाते हैं तो इसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाते हैं। और फिर जब हम कोई मशीन सेल होती है तो उसकी पूरी कॉस्ट ही हमें यहाँ क्रेडिट करनी है, तीन तरीके से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैंक, तीन जगह से करेंगे। तो बैंक मतलब जब उसे क्लेम मिला, सो 32,000। फिर लॉस हुआ, सो बाय लॉस ऑन सेल, या लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ प्लांट है ना, मशीनरी या प्लांट जो भी, तो 8,000। तो ये 40 हो गया बुक वैल्यू। अब कॉस्ट तक जाने के लिए और 10,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट में जाएगा टू मशीनरी 10,000। ठीक है। ठीक है, यहाँ आ गया 10,000। अब हम्म, तो ये देखो पूरी कॉस्ट हो गई 32 प्लस 8 प्लस 10, 50,000। 50,000 की कॉस्ट थी जो मशीन लॉस्ट बाय फायर थी, और उसके हमने पूरी कॉस्ट को ही क्रेडिट कर दिया। फिर है डेप्रिसिएशन चार्ज, तो हमने डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बनाया, तो वहां पर ही लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये 3,50,000। फिर एक और है, ए पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000 was sold 20,000 लॉस, जिसकी कॉस्ट 2,50,000 थी। लेकिन इसकी WDV क्या थी, इस पर डेप्रिसिएशन क्या था वो देखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये इसका टोटल है 4 लाख और 3,50,000, तो 7,50,000। और ये है 6,50,000, 10,000, तो 90,000 आ जाएगा टू मशीनरी। एक और मशीनरी सेल होगी ना, इसको यदि हम वन बोल दें तो इसको हम बोल देंगे टू, है ना, सेकंड मशीन। इस पर 90,000 का था। अब ये 90,000 भी उधर ही जाएगा। सो बाई, लेकिन इसका भी ऐसे ही कर लेते हैं, बाई बैंक सबसे पहले। तो देखो 2,50,000 की कॉस्ट थी, 2,50,000। अब आप बोले डेप्रिसिएशन है 90,000, और तो ये हो गया 1,60,000। इसमें भी लॉस पे सेल हुई है, लॉस 20,000। तो सेल कितने में हुई, 1,40,000 सेल। सो 1,40,000 आपको यहाँ मिलेगा। फिर यहाँ पर आप लिखोगे लॉस 20,000, और फिर आप लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जो ये 90,000 है, ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये 2,50,000 की ये पूरी कॉस्ट पूरी हो गई 2,50,000, और ये पूरी कॉस्ट पूरी हो गई 50,000। ठीक है, तो कॉस्ट से कॉस्ट निकल गए। अब देखेंगे कि इस साइड कितना आता है। तो देखो पहला, तो 50,000 का कॉस्ट निकला। फिर 250,000 प्लस 28 लैक्स,
3100 माइनस 20 lakhs, तो यहाँ आ जाएगा 11 lakhs टू बैंक। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको देखो कहाँ से पैसा आया। सबसे पहले हमने फर्स्ट मशीन सेल की थी, उससे हमें आया था 32,000, मतलब इंश्योरेंस क्लेम का मिला, और एक 1,40,000। सो 32,000 और 1,40,000। फर्स्ट तो हमें मिला इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, और दूसरी ये था सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ मशीन। फिर एक हमने बाई की है, वो हमने की है 11 lakhs में। सो परचेज ऑफ मशीनरी 11 lakh। तो ये हमारे आउटफ्लो है 11 लाख। 11 लाख माइनस 32,000 माइनस 1,40,000, 9,28,000। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। थैंक